क्या तुम्हें वो स्टोरी याद है जो हमें क्लास 9th में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में पढ़ाई गई थी? टेक्स्ट बुक का नाम था ट्यूलिप सीरीज और शॉर्ट स्टोरीज के सेक्शन में एक स्टोरी थी जिसका नाम था द लास्ट लीफ। ओ हेनरी स्टोरी के राइटर थे और ये स्टोरी एक ऐसी लड़की जॉन्सी के बारे में थी जिसने अपने दिमाग में ये धारणा बना रखी थी कि जैसे जैसे उसकी खिड़की के बाहर जो पेड़ लगा है उसके पत्ते धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे उसकी ज़िंदगी के दिन कम होते चले जाएंगे और जैसे ही उस पेड़ पे लगा आखिरी पत्ता टूट जाएगा वैसे ही उसकी डेथ हो जाएगी। अब तुम्हें थोड़ा धुंधला धुंधला स्टोरी के बारे में याद आया होगा। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसा लाइफ लेसन था जो हमें आगे की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला था। बट आयरनी ये है कि हमारे टीचर्स ने मेन फोकस किया था क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाने में या ग्रामेटिकल पोर्शंस को कवर करने में, बट जो रियल पर्पस था इस स्टोरी का वो कभी हम समझ नहीं पाए, या शायद हमारा जो ब्रेन था उस टाइम पे और टीनेजर ब्रेन वो इतना ग्रास्प कर नहीं पाया कि पर्पस क्या था स्टोरी का। अगर तुमने भी कभी अपने एकेडमिक करियर के दौरान इस स्टोरी को पढ़ा है तो अपने आप को लकी मानो, क्योंकि ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी, ये एक ऐसा मास्टरपीस था जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला था। क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ जॉन्सी की नहीं थी, ये स्टोरी हर उस स्टूडेंट की है, हर उस वर्किंग एम्प्लॉय की है और हर उस स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट की है जो कि अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है और जॉन्सी की तरह ही अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन वाली जंग लड़ रहा है। वो खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके बैठा है अपने दिमाग में। जॉन्सी को ऐसे मीडियम मानकर ओ हेनरी ने हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया था। तो आज हम दोबारा से उसी शॉर्ट स्टोरी में वापस जाएंगे जिसका नाम था द लास्ट लीफ, और मैं वर्ड बाय वर्ड तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कितना डीप मीनिंग था उस शॉर्ट स्टोरी में जो कि ओ हेनरी ने हमें जॉन्सी के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। वाशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में गलियां जो थी वो अजीब तरह से उलझी हुई थी। ये गलियां इस तरह से उलझी थी कि कहीं भी मुड़ जाती थी। ये गलियां एक ऐसी पहेली की तरह थी कि एक राइटर ने इन गलियों के बारे में कहा था कि अगर कोई एक पेंटर है जिसने ब्रश या फिर पेंट खरीदा है लेकिन उसके पैसे नहीं दिए, ऐसे में यदि वो इस गलियों में आ जाता है तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। ये गलियां इस तरह से उलझी हुई हैं कि एक बार कोई चला जाए तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कोई भी गली कहीं से भी मुड़ जाती है और एक पहेली की तरह उलझी हुई है। इस एरिया के एक हिस्से को ग्रीनविच विलेज कहा जाता था और ये एरिया पेंटर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता था और बहुत सारे पेंटर्स इस एरिया में आकर रहने लगे थे। पेंटर्स को ये एरिया इसलिए पसंद आता था क्योंकि यहाँ उनको रहने के लिए जो कमरे मिलते थे वो एक तो उनका किराया कम होता था और ऊपर से उसमें रोशनी आने का जो सिस्टम था वो बहुत बढ़िया होता था। एक पेंटर को पेंटिंग करने के लिए रोशनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ऐसे रोशनदान कमरों के लिए कम किराया होता था, तो इसलिए बहुत सारे पेंटर्स इस एरिया में आकर रहने लगे थे। इसके बाद राइटर ने दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, स्यू एंड जॉन्सी। स्यू एंड जॉन्सी एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते थे। स्यू और जॉन्सी एक रेस्टोरेंट में मिले थे और जहां मिलने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी जो हॉबीज हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। उन्हें एक तरह का खाना पसंद है, एक तरह के कपड़े पसंद है और एक तरह की ही आर्ट पसंद है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम साथ में रहेंगे और साथ साथ ही काम करेंगे। स्यू और जॉन्सी जब उस एरिया में रहने लगे थे तो तब स्प्रिंग का सीज़न था, लेकिन उसके बाद आता है विंटर का सीज़न। लेकिन विंटर का सीज़न ग्रीनविच विलेज के अंदर एक अजनबी को लेकर आया था। कोई उसे देख नहीं सकता था। वो एक शख्स से दूसरे को छूते जा रहा था अपनी बर्फीली उंगलियों के साथ। डॉक्टर्स उसे निमोनिया कहते थे। सो बेसिकली राइटर ने यहाँ बात की है कि ग्रीनविच विलेज के अंदर स्प्रिंग का सीज़न जब ख़त्म हुआ तो विंटर में निमोनिया आ जाता है और निमोनिया धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में लेते जा रहा था। ईस्ट साइड में तो निमोनिया ने बहुत जल्दी बहुत से लोगों को अपनी चपेट में लिया था, लेकिन वेस्ट साइड में वह इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाया था। मिस्टर निमोनिया कोई भले बूढ़े आदमी नहीं थे, तो यहाँ पे राइटर निमोनिया को एक बूढ़े आदमी से कंपेयर कर रहे हैं। वह कहते हैं कि मिस्टर निमोनिया कोई भले बूढ़े आदमी नहीं थे, क्योंकि एक भला बूढ़ा आदमी कभी किसी कमज़ोर सी महिला को तकलीफ नहीं देता, खासकर एक ऐसी महिला जो कैलिफोर्निया से आई हो। मिस्टर निमोनिया ने जॉन्सी को अपनी ठंडी उंगलियों से छू लिया था। अब वह अपने बिस्तर पर लगभग बिना हिले ही पड़ी रहती थी और खिड़की के बाहर उस दीवार को देखती रहती जो उसके घर के बिल्कुल पास थी। एक दिन जब डॉक्टर आया तो वो स्यू को हॉल में लेकर गए और उससे अकेले में बात की ताकि जॉन्सी ना सुन सके। डॉक्टर ने स्यू को कहा कि जॉन्सी के बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन हाँ, अगर वो खुद कोशिश करे, खुद जीने की इच्छा दिखाए तो फिर वो बच सकती है। डॉक्टर का कहना था कि तुम्हारी ये जो छोटी सी दोस्त है इसने मान लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होगी,
देखो, अगर कोई खुद ही जीना नहीं चाहे तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर डॉक्टर ने स्यू से पूछा, क्या कोई ऐसी बात है जो कि जॉन्सी को परेशान कर रही है? इस पर स्यू ने कहा कि जॉन्सी हमेशा से इटली जाना चाहती थी और बे ऑफ नेपल्स की एक शानदार पेंटिंग बनाना चाहती थी। डॉक्टर ने कहा, नहीं, पेंटिंग नहीं, कोई पेंटिंग इसका रीजन नहीं हो सकती कि कोई अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दे। इसका कोई और कारण है। क्या कोई लड़का है उसकी लाइफ में? स्यू कहती है कि कोई लड़का नहीं है, और अगर होता भी तो जॉन्सी उसके लिए अपने जीने की इच्छा थोड़ी ना छोड़ सकती है। फिर भी डॉक्टर कहता है कि कोई तो बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है। डॉक्टर ने कहा, कोई बात नहीं, जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। इसकी वीकनेस को दूर करने के लिए मुझसे जो इलाज हो सकेगा करूंगा, लेकिन एक बात जान लो कि जब कोई मरीज ये बात मान लेता है कि वो मरने वाला है तो मेरा आधा इलाज फेल हो जाता है, बेकार हो जाता है। डॉक्टर स्यू से कहता है कि तुम जाकर जॉन्सी से नए कपड़ों के बारे में बात करो, विंटर्स के बारे में बात करो, या फिर नई पेंटिंग्स के बारे में बात करो, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करो जिससे कि उसकी जीने की जो इच्छा है वो जाग जाए, जीने के लिए उसकी दिलचस्पी जाग जाए। क्योंकि जब तक उसकी खुद की जीने की इच्छा नहीं होगी तो मेरा इलाज कोई काम नहीं आएगा। डॉक्टर के जाने के बाद जो स्यू थी वो वर्किंग रूम में जाकर रोने लगती है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि जॉन्सी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। स्यू ऐसे तो रो रही होती है, लेकिन वो जॉन्सी को दिखाना चाहती थी कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वो चाहती थी कि जॉन्सी को पता ना चले कि उसके और डॉक्टर के बीच में क्या बात हुई है। स्यू क्या करती है, अपनी पेंटिंग का सामान लेती है और गाना गुनगुनाते हुए जॉन्सी के रूम में एंटर करती है। जॉन्सी वहाँ लेटी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा शांत और कमज़ोर थी। उसका चेहरा खिड़की की ओर था। स्यू को लगा कि जॉन्सी शायद सो रही है, इसलिए उसने गुनगुनाना बंद कर दिया। स्यू को लगा कि जॉन्सी सो रही है तो मैं अपना पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर देती हूँ। स्यू क्या करती है, अपना पेंटिंग बनाने का काम शुरू कर देती है। जब वो पेंटिंग कर रही होती है तो उसे धीरे धीरे सी आवाज़ आती है। जब उसे धीमी धीमी आवाज़ आती है तो वो जॉन्सी के बेड के पास जाती है। स्यू ने देखा कि जॉन्सी की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। इसके साथ वो धीमी आवाज़ में कुछ गिन रही थी, उल्टी गिनती कर रही थी। वो कह रही थी 12, 11, 10, 9, इस तरह से वो उल्टी गिनती कर रही थी। इसके बाद स्यू खिड़की के बाहर देखती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे जॉन्सी गिनने की कोशिश कर रही है। खिड़की के बाहर ऐसा क्या था जिसे गिना जा सकता था। स्यू ने खिड़की के बाहर देखा कि वहाँ तो सिर्फ एक पुराना पेड़ था और जिसकी टहनियों के पत्ते लगभग झड़ चुके थे सर्दी की ठंडी हवा के कारण। स्यू ने जॉन्सी से पूछा कि डियर, क्या बात है? जॉन्सी कहती है कि वहाँ पेड़ पर जो पत्ते लगे हैं, कुछ दिन पहले वो 100 थे और अब 6 रह गए हैं। इन्हें गिनना मेरे सर में दर्द कर देता है, लेकिन अब तो आसान है। लो, एक और गिर गया, अब सिर्फ 5 रह गए हैं। जॉन्सी स्यू से कहती है कि पहले पत्ते यहाँ पर 100 थे और अब धीरे धीरे गिरते गिरते वो सिर्फ 6 रह गए हैं और एक और गिर गया तो अब 5। स्यू जॉन्सी से पूछती है कि आखिर तुम पेड़ के पत्ते क्यों गिन रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। जॉन्सी स्यू से कहती है कि पेड़ पर अब सिर्फ 5 पत्ते बचे हुए हैं और जैसे ही पेड़ का आखिरी पत्ता गिर जाएगा वैसे मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। जॉन्सी कहती है कि मुझे तो ये बात पिछले 3 दिनों से पता है, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया? स्यू तो कोशिश कर रही थी कि जॉन्सी को उसके और डॉक्टर के बीच में क्या बात हुई है इसका पता ना चले, लेकिन जॉन्सी ने धीमे धीमे से उनकी आवाज़ सुन ली थी और वो स्यू से कहती है कि तुम्हें डॉक्टर ने नहीं बताया कि मेरी हालत कैसी है। स्यू जॉन्सी से कहती है कि अरे मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो कि पेड़ के पत्ते गिरने से तुम्हारी डेथ हो जाएगी? ऐसा कभी होता है भला? इसमें क्या लॉजिक है? स्यू जॉन्सी से कहती है कि ऐसे नादान मत बनो, डॉक्टर ने तुम्हारे ठीक होने की उम्मीद बताई है और आज सुबह ही उनसे बात हुई है। डॉक्टर ने कहा है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, इसलिए कुछ देर सोने की कोशिश करो। अब स्यू क्या कर रही थी कि वो जॉन्सी को पॉजिटिव रहने के लिए कह रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जॉन्सी उन पत्तों के बारे में सोचे। स्यू को लगा कि जॉन्सी इस तरह से पेड़ के पत्तों को गिन रही है, उसका ध्यान उसी तरफ जाएगा, तो क्यों ना मैं खिड़की को बंद कर दूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे पेंटिंग कंप्लीट करनी थी और पेंटिंग के लिए उसको रोशनी चाहिए थी, इसलिए वो खिड़की को बंद तो नहीं कर सकती थी। स्यू जॉन्सी से कहती है कि देखो मैं खिड़की को बंद नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद कर लो, इससे तुम्हारा ध्यान उन पत्तों से हट जाएगा, तुम कुछ देर के लिए सो जाओगी और इतनी देर में मैं अपना काम भी कंप्लीट कर लूँगी और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा तो उन पेंटिंग्स को बेच के मैं कुछ तुम्हारे लिए खाने के लिए ला सकती हूँ। जॉन्सी कहती है कि मैं कुछ नहीं खाना चाहती, मेरे लिए कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आज रात से पहले उस आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है और जैसे ही पेड़ का वो आखिरी पत्ता गिर जाएगा वैसे मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊँगी। अब स्यू जॉन्सी का ध्यान हटाना चाहती थी उन पेड़ के पत्तों से, तो स्यू जॉन्सी से कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेती तुम अपनी आंखें बंद ही रखोगी और बाहर खिड़की की ओर नहीं देखोगी।
अब जॉन्सी को उन पत्तों को देखना था, तो वो थोड़ा चिढ़ के कहती है स्यू से, तो जाके दूसरे कमरे में काम कर लो ना, तुम्हें इसी कमरे में क्यों बैठना है। स्यू कहती है कि देखो मुझे अपना काम भी कंप्लीट करना है और तुम्हारी देखभाल भी करनी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास बैठकर ही अपना काम कंप्लीट करने वाली हूँ, इसलिए खिड़की को मैं बंद नहीं कर सकती। तुम अपनी आंखें बंद करके कुछ देर आराम करो जब तक कि मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। जॉन्सी उसकी बात मान जाती है। वह कहती है कि ठीक है, तुम अपना काम कर लो, लेकिन जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए तो मुझे जगा देना, मैं उन आखिरी पत्तों को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। जॉन्सी अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और स्यू कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे अपनी पेंटिंग बनाने के लिए एक मेल कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो मैं नीचे जाके बहरमान को बुला कर लाती हूँ। बहरमान एक 60 साल का आदमी था और वो भी पेंटर था। वो पिछले 40 सालों से पेंटिंग करते हुए आ रहा था। वो बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। उसे पेंटिंग की फील्ड में कभी सक्सेस नहीं मिली थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन पेंटिंग बनाना चाहता था जो कि उसके लाइफ का एक मास्टरपीस हो, लेकिन वो कभी शुरुआत नहीं कर पाया था। उसका हमेशा से यही सपना था कि वो अपनी लाइफ की एक बेस्ट पेंटिंग क्रिएट कर सके, एक मास्टरपीस बना सके, लेकिन अब तक वो ऐसा नहीं कर पाया था। इसलिए वो बाकी पेंटर्स के लिए एक मॉडल बनने का काम करता था और इससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती थी। जब भी कोई दूसरा पेंटर पेंटिंग करता था तो वो एक मॉडल की तरह सामने बैठ के उनकी पेंटिंग का हिस्सा बन जाता था। वह बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता था। स्यू जब बहरमान को बुलाने गई और उसे बताया कि जॉन्सी की हालत कैसी है और वो कैसे अपने दिमाग में ये सब बातें बिठाकर बैठी है कि आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी, तो बहरमान बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि तुम जॉन्सी को ऐसी बातें क्यों सोचने दे रही हो, ऐसा कभी होता है भला कि किसी पत्ते के गिरने से किसी इंसान की डेथ हो जाए, ये तो एकदम पागलपन है। तो स्यू की इस बात को सुन के ना वो बहरमान थोड़ा सा चिढ़ जाता है। वो चिढ़ते हुए कहता है कि जाओ यहाँ से, मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे साथ ऊपर तुम्हारा मॉडल बनने के लिए। इसके बाद स्यू कहती है कि मुझे तो लगा था बहरमान आप एक अच्छे इंसान हैं, पर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। इसके बाद बहरमान का इरादा बदल जाता है और वो स्यू के लिए उसकी पेंटिंग का मॉडल बनने के लिए ऊपर चल पड़ता है। बहरमान कहता है कि बेचारी जॉन्सी, ये जगह जॉन्सी के लिए बीमार होने के लिए नहीं है, ये तो आर्ट क्रिएट करने के लिए है। एक दिन मैं भी एक मास्टरपीस क्रिएट करूंगा और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो बेसिकली सारे पेंटर्स उस जगह पे रहते थे अपनी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग क्रिएट करने के लिए, और बहरमान की भी यही सोच थी कि जिस दिन वो अपनी लाइफ का बेस्ट आर्ट क्रिएट कर लेगा वो इस जगह को छोड़कर चले जाएगा। स्यू बहरमान को लेकर ऊपर जाती है और जॉन्सी सो रही होती है। स्यू जाकर सबसे पहले उस खिड़की को ढक देती है, फिर दोनों दूसरे कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहरमान स्यू की पेंटिंग के लिए एक मॉडल बनकर वहाँ बैठता है। स्यू अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करती है। इसके बाद बहरमान ने उस पेड़ को देखा जिसकी वजह से जॉन्सी परेशान थी। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी और बारिश के साथ बर्फ भी आसमान से गिर रही थी। स्यू सारी रात काम करती रही और अपनी पेंटिंग कंप्लीट करने में लगी रही। सुबह उसने सिर्फ 1 घंटे की नींद ली और उस नींद को लेने के बाद वो जॉन्सी के पास गई। जॉन्सी की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी और वो खिड़की की ओर देख रही थी। जॉन्सी स्यू से कहती है कि अब इस खिड़की के पर्दे हटा दो, मैं पेड़ के उन पत्तों को देखना चाहती हूँ। स्यू डरी हुई थी कि सारी रात आंधी और बारिश के कारण पेड़ के सारे पत्ते झड़ चुके होंगे और ऐसे में जॉन्सी अगर उन पत्तों को देखेगी तो उसकी जो जीने की उम्मीद है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन स्यू जैसे ही खिड़की से पर्दे को हटाती है तो देखती है कि इतनी बर्फ वाली आंधी वाली रात के बाद भी एक पत्ता अभी भी पेड़ की उस टहनी से लगा हुआ था, वो अभी भी नहीं टूटा था। जॉन्सी भी इस बात से हैरान थी। वह कहती है कि मैंने तो सारी रात तूफान, आंधी, बारिश की आवाज़ सुनी थी, मुझे तो लगा था कि पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन ये पत्ता तो अभी भी यहीं पे है। स्यू जॉन्सी को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि तुम अच्छा सोचो, कुछ और चीज़ों के बारे में सोचो, इन पेड़ के पत्तों को अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, अगर तुम खुद ही अपने लिए कुछ अच्छा नहीं सोचोगी तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। ऐसे ही ये दिन भी धीरे धीरे बीत गया और जॉन्सी ने देखा कि पेड़ पे अभी भी वो पत्ता टहनी के साथ ही था। बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी और टहनी से टकरा रही थी, लेकिन फिर भी वो एक पत्ता टहनी से लगा ही हुआ था। जॉन्सी सारी रात वेट करती रही कि कब आंधी और बारिश से वो पेड़ का पत्ता गिर जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आंधी बारिश होने के बावजूद भी वो पेड़ का एक पत्ता अपनी जगह से हिला भी नहीं, वो वैसे का वैसे ही टहनी पे लगा हुआ था। इसके बाद जॉन्सी का जो माइंडसेट था वो थोड़ा सा चेंज होता है। वो स्यू को बुलाती है जो कि उस टाइम पे उसके लिए खाना बना रही होती है। जॉन्सी कहती है कि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, कुछ तो ऐसी बात है जिसने उस पत्ते को उस टहनी से चिपकाए रखा है ताकि मुझे ये एहसास कराया जा सके कि मैं कितनी गलत थी। जब जॉन्सी ने देख लिया कि वो आखिरी पत्ता नहीं गिर रहा इतनी आंधी और बारिश के बाद भी, तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वह स्यू से कहती है कि मैं कितनी ज़्यादा गलत थी, लेकिन अब मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगी।
वो कहती है कि मैं धीरे धीरे कुछ खाने की कोशिश करूंगी। वह स्यू से कहती है कि मुझे पहले एक आईना ला के दो, मैं अपने आप को पहले सुधार लूं थोड़ा सा। इस तरह से जॉन्सी की जो जीने की इच्छा थी वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गई। इसके कुछ समय बाद जॉन्सी स्यू को बुलाती है और कहती है कि मैं एक दिन देखना जाकर इटली में बे ऑफ नेपल्स की एक शानदार पेंटिंग बनाऊंगी। तो इस तरह से जॉन्सी का जो लाइफ में इंटरेस्ट था चीज़ों को लेके वो धीरे धीरे वापिस आना शुरू हो गया। इसके बाद दोपहर में डॉक्टर आता है, स्यू डॉक्टर से मिलने जाती है और जॉन्सी भी पीछे पीछे चल पड़ती है। डॉक्टर जब जॉन्सी को चेक करता है तो कहता है कि इसकी तो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है, अब जॉन्सी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है कि इसकी जीने की उम्मीद जो है वो वापिस आ चुकी है। डॉक्टर उनसे कहता है कि अब मैं चलता हूँ, मुझे इसी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में एक और आदमी को चेक करना है जिसे भी निमोनिया है। डॉक्टर कहता है कि उसका नाम बहरमान है, वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। डॉक्टर कहता है कि बहरमान को भी निमोनिया है और उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, हम उसे आज हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, हम जितना हो सके उसकी तकलीफ को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बहरमान को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अगले दिन डॉक्टर स्यू से बताता है कि जॉन्सी अब कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है। जब स्यू को पता चलता है कि जॉन्सी अब कम्प्लीटली ठीक हो चुकी है तो वो जॉन्सी के बेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वह उसे बताती है कि मिस्टर बहरमान जो हैं वो आज निमोनिया के कारण मर गए। वह बताती है कि वे सिर्फ 2 दिन पहले ही बीमार पड़े थे और किसी ने उन्हें उनके कमरे में देखा कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे और उनके कपड़े गीले थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो सारी रात आखिर थे कहाँ पे, कि उनके कपड़े भी गीले थे और शूज़ भी, और वो निमोनिया के शिकार हो चुके थे। लोगों ने कहा कि उनके पास उनका पेंटिंग का सामान रखा हुआ था, उनके पास एक लाइट भी पड़ी हुई थी जिसे लेकर वो बाहर जाते थे, और उनके पास पेंट भी पड़ा हुआ था पीले और हरे रंग का। फिर स्यू जॉन्सी से कहती है कि अब बाहर खिड़की की ओर देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब बात है कि इतनी आंधी के बाद, इतनी बारिश के बाद भी वो एक पत्ता अपनी जगह से हिला भी नहीं, वो टूटा ही नहीं, जबकि बाकी सारे पत्ते टूट गए। फिर स्यू जॉन्सी से बताती है कि वो पत्ता असल में बहरमान का मास्टरपीस था। बहरमान ने सारी रात जागकर एक पत्ता जो था वो पेंट किया था, एक नकली पत्ता बनाया था दीवार पर, ताकि जॉन्सी की जो जीने की उम्मीद है वो वापस आ सके। जॉन्सी तो दिमाग में बिठा चुकी थी कि जैसे ही आखिरी पत्ता पेड़ का गिर जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसकी जीने की उम्मीद को वापस लाने के लिए आंधी और बारिश वाली रात में बहरमान एक लाइट लेके सारी रात काम करता रहा और उसने एक ऐसा पत्ता बना दिया जो एकदम रियल पत्ते की तरह दिखता था। जिस रात बहरमान स्यू की पेंटिंग के लिए मॉडल बनने आया था उसी रात पेड़ का वो आखिरी पत्ता गिर चुका था, लेकिन बहरमान ही था जिसने खुद को तकलीफ में रखकर खिड़की के बाहर वो एक नकली पत्ता डिजाइन किया था ताकि जॉन्सी की जो जीने की उम्मीद है वो वापस आ सके। बहरमान अपनी पेंटिंग का सामान लेकर और एक लाइट पकड़कर सारी रात आंधी, तूफान और बारिश में काम करता रहा, जिसकी वजह से उसे निमोनिया हो जाता है। एक नकली पत्ता बनाकर उसने जॉन्सी की जान तो बचा ली, लेकिन खुद वो निमोनिया का शिकार हो गया। बहरमान का सिर्फ एक ही सपना था कि उसे अपनी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग क्रिएट करनी है, और जिस दिन वो अपनी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग बना लेगा वो उस जगह को छोड़कर चला जाएगा। और ठीक ऐसा ही हुआ। जो नकली पत्ता बहरमान ने सारी रात बारिश में भीगते हुए डिज़ाइन किया था वो उसकी लाइफ की बेस्ट पेंटिंग थी। वो इसलिए क्योंकि जॉन्सी ये बात पता ही नहीं कर पाई कि वो पत्ता नकली था या असली था। वो एक नकली पत्ता बहरमान की लाइफ की बेस्ट पेंटिंग थी, उसकी लाइफ का मास्टरपीस था, और उसे क्रिएट करने के बाद वो इस जगह को छोड़कर चला गया, उसकी डेथ हो गई। पहली बार जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो ये स्टोरी पढ़ के मुझे हंसी आती थी कि जॉन्सी फुली ग्रोन अप होने के बावजूद ऐसी स्टूपिड बातें सोच रही थी, बच्चों जैसी बातें सोच रही थी कि सिर्फ एक पत्ते के गिरने से उसकी डेथ हो जाएगी। उस टाइम पे हमें लगता था कि ये कितनी स्टूपिड बात है कि कोई बच्चा भी ऐसी बातें नहीं सोचेगा किसी पत्ते के गिरने से उसकी डेथ हो जाएगी, बट स्टिल जॉन्सी एक अडल्ट होने के बावजूद ऐसी बातें सोच रही है। पेड़ का पत्ता तो सिर्फ एक बहाना था, एक मीडियम था हमें ये बात समझाने के लिए कि कैसे हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स हमें मौत की ओर लेकर चले जाते हैं। जॉन्सी जो बात अपने दिमाग में बिठा चुकी थी कि एक पेड़ के पत्ते के गिरने से उसकी डेथ हो जाएगी, ऑफ कोर्स ये स्टूपिड बात है, कोई भी सुनेगा उसे मजाक ही लगेगा, लेकिन इसी को हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, इसी को कहते हैं डिप्रेशन, और इसी को कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। ऐसा मत सोचो कि ये कहानी सिर्फ जॉन्सी की थी, ये कहानी जॉन्सी की नहीं थी, ये कहानी हम सब की है। जॉन्सी तुम हो, जॉन्सी मैं हूँ, और जॉन्सी हर वो शख्स है जो अपने नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन का शिकार है। कुछ लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, कि क्या होता है, लोग कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, नेगेटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। तो इसका लाइव एग्जाम्पल तुमने देखा होगा इस स्टोरी के अंदर कि जॉन्सी का सिर्फ एक नेगेटिव थॉट इतना ज़्यादा डेंजरस बन गया
कि उसकी डेथ की सिचुएशन आ चुकी थी। राइटर ओ हेनरी ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें एक स्टोरी के मीडियम से हमें यह समझा दिया कि कैसे हमारे खुद के नेगेटिव थॉट्स ही हमें ले डूबते हैं। जॉन्सी का एक नेगेटिव थॉट्स उसकी लाइफ के लिए इतना ज़्यादा डेंजरस बन गया कि डॉक्टर ने कह दिया था कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो सोचो तुम लोग जो दिन रात खुद को अपनी गलतियां और अपनी कमजोरियां गिनाते रहते हो, तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे ब्रेन पे कैसा असर डालते होंगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि ज़्यादातर सक्सेसफुल जो लोग होते हैं वो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो कि उनके कंट्रोल में है, उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करते जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं। इसलिए वो खुद को लाइफ में इतना ज़्यादा पॉजिटिव रख पाते हैं। और पॉजिटिव थिंकिंग ही एक इकलौता रास्ता है कि जब तुम अपने स्ट्रगल फेज में हो, लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, ऐसी सिचुएशंस में नेगेटिव थॉट्स आना एक आम बात है। लेकिन ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे ऐसी सिचुएशंस में तुम्हें पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एक बहुत अच्छी चीज़ हमें ये स्टोरी बताती है कि कैसे हमारे मेंटल थॉट्स हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। जॉन्सी जब तक अपने नेगेटिव थॉट्स में डूबी हुई थी, ये सोच रही थी कि पेड़ के एक पत्ते के गिरने से उसकी डेथ हो जाएगी, वैसे वैसे उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। इवन डॉक्टर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, जैसे उसने सोचा कि एक पेड़ का पत्ता अभी तक नहीं गिरा, वो हार नहीं मान रहा, तो मैं हार कैसे मान लूँ। जैसे ही जॉन्सी ने पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करी तो उसकी रियल लाइफ में भी उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो गए। उसकी जो हेल्थ थी वो इम्प्रूव हो गई। एक नेगेटिव थॉट ने उसकी पूरी हेल्थ बिगाड़ दी थी और वहीं एक पॉजिटिव थॉट ने उसकी हेल्थ को रिकवर कर दिया। जॉन्सी के नेगेटिव थॉट्स उस पेड़ के एक पत्ते के साथ चिपके थे। अब तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारी लाइफ में वो पेड़ का पत्ता क्या है। तुम्हें ढूंढना है कि तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स किस चीज़ के साथ जुड़े हैं। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में पेड़ का वो एक पत्ता कोई एग्ज़ाम हो, कोई इंसान हो, या कोई रिलेशनशिप हो जिसे तुम इतना ज़्यादा सीरियस मान के बैठे हो कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे जॉन्सी सोच रही थी। तो आज इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा अगर तुम एक पेन एक पेपर लेकर अपनी लाइफ का वो नेगेटिव थॉट लिखो कि क्या वो चीज़ है जो तुम्हारी लाइफ में जॉन्सी के उस पेड़ के पत्ते की तरह एक्ट कर रहा है। क्या वो चीज़ है जो तुम्हारी नेगेटिव थॉट्स को बढ़ावा दे रही है। अगर तुम उस एक थॉट को पेपर पर लिखते हो तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जॉन्सी ने जब अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात की स्यू से, तो स्यू बहरमान को बता पाई और बहरमान ने एक्शन लिया, और जिसके बाद उसकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हुई। बहरमान के एक उस नकली पत्ते के कारण जॉन्सी की जो जीने की उम्मीद थी वो वापस आ गई। इसलिए तुम्हें भी अपने उस एक थॉट को पेपर पर लिखना होगा या किसी से बात करनी होगी। अगर तुम्हारे पास कोई शख्स है जिससे तुम बात कर सकते हो तो ऑफकोर्स करो, क्योंकि क्या पता वही शख्स तुम्हारे लिए बहरमान बन जाए। हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसकी लाइफ में बहरमान हो। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास कोई है जिससे तुम बात कर सकते हो तो एक बार बात करके देखो, हो सकता है वो तुम्हारे नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर दे और तुम्हारी लाइफ का बहरमान बन जाए। लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसकी लाइफ में स्यू जैसी एक दोस्त हो, बहरमान जैसा एक नेबर हो जो कि खुद को तकलीफ में डालकर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इसलिए तुम्हें खुद ही अपनी लाइफ का बहरमान बनना होगा और एक पेपर पर लिखना होगा अपने नेगेटिव थॉट्स के बारे में। क्योंकि जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। ओ हेनरी ने अपनी इस स्टोरी द लास्ट लीफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया था, जिसे अगर तुम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो तो तुम्हारी लाइफ में जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। तुम्हें पॉजिटिव थिंकिंग के बेनिफिट्स समझ आ जाएंगे। तो ये कहानी एक मास्टरपीस थी। जैसे बहरमान की पेंटिंग उसके लिए मास्टरपीस था, वैसे ही ओ हेनरी का ये मास्टरपीस था कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक कहानी के मीडियम से हमें छोटी क्लासेस में ही ये बात समझा दी थी कि कैसे पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ में एक मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। तो दिस वाज द होल स्टोरी एंड द होल पर्पस ऑफ द लास्ट लीफ, रिटन बाय ओ हेनरी।